चलिए हेडिंग डालिए जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, लिखिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो है रिएक्शन, जो आज हम लोग चालू करने वाले हैं। देखो जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर बात करते हैं बेटा जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो कुछ टर्म्स होते हैं जो टर्म्स आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो पहला टर्म क्या होता है, एक टर्म होता है सबस्ट्रेट। टर्म क्या है, सबस्ट्रेट। एक होता है रिएसेंट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें ये पांच चीजें, ये चार चीजें घूमकर आती हैं। एक क्या होता है सबस्ट्रेट, दूसरा क्या है रिएसेंट, तीसरा सॉल्वेंट और चौथा प्रोडक्ट। चलो बनाओ, देखो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सबस्ट्रेट क्या होता है। चलो कोई जो बताना चाहे सबस्ट्रेट क्या है। गुड। तो चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए दिमाग में बैठाना है कि सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक स्पीशीज होता है। सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक स्पीशीज होता है जिसके ऊपर आपको केमिकल रिएक्शन कराना है, और इनडायरेक्टली घूम फिर कर ये आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है, जिन चैप्टर्स को हमको पढ़ना होता है। बस में आगे जैसे 11th क्लास में क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन जो है ये हमारा चैप्टर है या सबस्ट्रेट है। अल्कीन जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है। अल्काइन जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है। 12th क्लास का पहला चैप्टर क्या है, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये सबस्ट्रेट है, एराइल हैलाइड ये हमारा सबस्ट्रेट है। अगला चैप्टर अल्कोहल ईथर फिनॉल। तो अल्कोहल हमारा सबस्ट्रेट है, ईथर हमारा सबस्ट्रेट है, फिनॉल हमारा सबस्ट्रेट है। बस में आगे तो जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करते हैं वही हमारा सबस्ट्रेट है। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है एल्डिहाइड। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है। फिर है कीटोन, तो ये भी हमारा सबस्ट्रेट है। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारा सबस्ट्रेट है। फिर लास्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का रिएक्शन वाला वो आपका है अमीन, ये सबस्ट्रेट है। तो कुछ चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई आती हैं कि हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन। कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। तो नहीं आता है मतलब कहानी के अंदर एसिड हैलाइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, यहाँ पर एस्टर हो सकता है, यहाँ पर अमाइड हो सकता है, ये सब लिखे हुए नहीं होते हैं। कुछ आपके नाइट्राइल हो सकते हैं, आइसोनाइट्राइल हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड हो सकते हैं, सल्फोनिक एसिड हो सकते हैं। बस में आगे तो कुछ ऐसे हो सकते हैं लिखे हुए हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं लिखे हुए ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबस्ट्रेट क्या है तो डेफिनेशन क्या देना है कि वो ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करना है। बस में आगे लिख लो, स्पीशीज, organic species on which we perform chemical reaction. Organic species on which we perform chemical reaction. Organic species on which we perform chemical reaction. चलो अब दिमाग बैठाओ। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये रिएजेंट क्या होता है। चलो बताओ कोई। रिएक्शन ये भी कर रहा है, जो अटैक करता है। रिएजेंट क्या बोलना है, दे आर द अटैकिंग स्पीशीज व्हिच अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। चलो पॉइंट ग्रुप लिखो, रिएजेंट दे आर द अटैकिंग स्पीशीज, दे आर द अटैकिंग स्पीशीज व्हिच अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। They are the attacking species which attacks on the substrate. बस में आगे चलिए। और एक यूनिवर्सल लॉ जो आपको हमेशा दिमाग में बैठाना है, वो यूनिवर्सल लॉ ये क्या है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ। और हमेशा रिपल्सन कहां होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। चाहे फुल्ली नेगेटिव हो चाहे पार्शियल नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव है। फुल्ली पॉजिटिव हो पार्शियल पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। ये गरीब है, डेफिशिएंट है। तो कहने का मतलब कि रिपल्सन नेगेटिव नेगेटिव का हो, लोन पेयर नेगेटिव का हो, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव का हो, ये सब रिपल्सन है। बस में आगे अट्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो, पार्शियल पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव हो। मतलब जो अपोजिट वाले होंगे ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर वाले होंगे वो हमेशा रिपल करेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह अप्लाई करना है। बस में आगे अब आता है सॉल्वेंट। बस में आगे बताओ सॉल्वेंट क्या है, मीडियम। कि जिस मीडियम में हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं
उसी मीडियम को बोलते हैं सॉल्वेंट है। चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो, दे आर द मीडियम इन विच वी परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। दे आर द मीडियम इन विच वी परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन आया सर ये प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट क्या कहोगे? हाँ, जो ओवरऑल यील्ड जो लास्ट में हमको चाहिए होता है वही क्या है? प्रोडक्ट है। देखो, दे आर द ओवरऑल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। दे आर ओवरऑल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। जो प्रोडक्ट के लास्ट में बनता है उसको क्या बोलना है? प्रोडक्ट है। कभी कभी जो हमको चाहिए होता है वो तो हमको मिलता है, लेकिन साथ में कुछ और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है, उसे क्या बोलना है? जैसे मान लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि रोज तुम लोग ब्रश करते हो, मान लें करते हो, तो अगर ब्रश करते हो तो खर्च क्या होता है? पेस्ट। खराब क्या होता है? ब्रश। खराब ब्रश होता है, खर्च पेस्ट होता है। लेकिन मान लो कभी मार्केट में खरीदने गए, ठीक है, जिस कंपनी का पेस्ट यूज करते हो वो खरीदने गए, लेकिन कभी कभी ऑफर होता है कि 100 ग्राम पेस्ट के साथ ब्रश भी फ्री है, तो उसी कॉस्ट पे आपको पेस्ट भी मिल रहा है, साथ में ब्रश भी मिल रहा है। तो हमको चाहिए पेस्ट था, लेकिन साथ में एक और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, तो इसे क्या बोलोगे? बाई प्रोडक्ट। बस में आगे, तो इसका मेन यूज आता है जब फिनॉल का प्रिपरेशन करना होता है, उसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में चीजें आती हैं एक रिएक्शन में। वो कौन सा है? हाँ, वो बनता किससे है? क्यूमीन। तो क्यूमीन से जब हम फिनॉल को बना रहे होते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट एसीटोन भी हमको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जो चाहिए वही मिले, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए, सेम उसी कॉस्ट पे। इंपॉर्टेंट क्या है? सेम उसी कॉस्ट पे। जैसे मान लो 100 ग्राम पेस्ट 100 रुपए का मिल रहा है, और एक 100 ग्राम पेस्ट 100 रुपए का ही है, साथ में ब्रश है, और एक केस क्या है कि 80 ग्राम पेस्ट है, साथ में ब्रश है। बस में आगे, तो कौन हमारे लिए अच्छा है? 100 ग्राम पेस्ट साथ में ब्रश। लेकिन 80 ग्राम पेस्ट पे अगर ब्रश दे रहा है तो इनडायरेक्टली 20 ग्राम कॉस्ट, मतलब पेस्ट का जो कॉस्ट है उस पर ब्रश दे रहा है, मतलब हमको फ्री नहीं दे रहा है। तो एक्स्ट्रा मिले, उसी कॉस्ट में मिले तो अच्छा माना जाता है। बस में आगे चलिए, तो 4 चीजें आपके दिमाग में बैठाना है बेटा। एक होता है सबस्ट्रेट, जहां रिएक्शन करना है, वो ऑर्गेनिक स्पीशीज, रिएजेंट जिसके ऊपर अटैक करेगा, सॉल्वेंट जो इन दोनों को घोलेगा, और प्रोडक्ट जो फाइनली हमको मिलेगा। बताओ इतने पार्ट में कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखो, अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। अपने बार बार ऐसे देखा होगा, बनाया होगा, ठीक है। अगर रियल में आईटी की तैयारी कर रहे होगे तो सारे एलिमेंट का नाम भी याद होना चाहिए, सारे। और अगर रियल में आईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो और टाइम पास कर रहे हो तो बस एस को पी को याद करोगे, डी एफ को छोड़ दोगे। बस में आगे, अगर किसी बच्चे को रियल में सारे एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर, मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कोई भी, ठीक है, अगर याद है, तब तो आप मानिएगा कि आपकी ये जो तैयारी चल रही है वो ठीक चल रही है, या अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी ठीक चल रही है। लेकिन अगर आप इसके सारे एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो मान के चलिएगा कि आप यहाँ पर जो 15 लाख बच्चे हैं और यहाँ जो 24 लाख बच्चे हैं उनमें सही तरीके से मतलब जाने वाले नहीं है। बस में आगे, आपको मालूम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? पूरी तरीके से इन्हीं एलिमेंट की स्टडी तो है। बस ऑर्गेनिक में चलो कार्बन की बात होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक है क्या? इनऑर्गेनिक पूरा इन्हीं एलिमेंट की स्टडी है। जो एलिमेंट की स्टडी है और एलिमेंट ही आपको मालूम नहीं है तो किसकी स्टडी कर रहे हो? बस में आगे, तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अब बोर्ड के एग्जाम दे नहीं रहे हो कि चलो सिलेक्टेड कर लेंगे, बस में आगे एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 15 लाख बच्चों में आप सबसे अच्छे हो, ये प्रूव तो करो। तो प्रूव कैसे होगा? पीरियोडिक टेबल आपको याद है। बस में आगे, इनऑर्गेनिक का जो डाटा है वो डाटा आपको याद है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। बस में कहने के लिए कुछ भी कह दो, लेकिन केमिस्ट्री के 3 सेगमेंट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और तीनों का वेटेज लगभग बराबर है। बस में आगे, तो आपका जो नंबर और टाइम देने और बचाने वाला है वो कौन सा है? इनऑर्गेनिक भी है। मतलब क्वेश्चन देखा, इंफॉर्मेशन याद है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन गया। बस में आगे, क्वेश्चन देखा, इंफॉर्मेशन याद नहीं है, मतलब उड़ गया, या तो तुक्का मारोगे तो जो आ रहा होगा उसका भी गया। बस में आगे, अब कभी को मान लो बैठ गया तो एक आध जगह बैठेगा, एक आध जगह नहीं बैठेगा, ओवरऑल न्यूट्रल कर देगा। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये इनऑर्गेनिक का डाटा भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका नन्हा मुन्ना हाइड्रोजन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, सल्फर आएगा, फास्फोरस आएगा।
तो इतनी चीज है, 99.99% जगहों पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। बस में आगे। और एनसीईआरटी जो चैप्टर लेके चलता है वो हाइड्रोकार्बन, जिसमें इसकी कहानी आएगी, फिर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड इसकी कहानी आएगी, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसको लेकर क्वेश्चन बनाता है। बस में आगे। तो सोचो, ऑर्गेनिक में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, तो कार्बन का बदमाशी का लेवल भी तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो इससे जो कनेक्टेड इंसान है उसका कैरेक्टर कितना है और इसकी बदमाशी का खुद का कैरेक्टर कितना है। बस में आगे। तो कार्बन का बदमाशी का कैरेक्टर कितना होता है 2.5, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे, फॉलिंग स्केल पे। नाइट्रोजन का कितना है 3.0, ऑक्सीजन का कितना है 3.5, फ्लोरीन का कितना है 4.0, हाइड्रोजन का कितना है 2.1। और जनरलाइज करने के लिए कह सकते हैं कि कार्बन के इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और कार्बन के इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन का कनेक्शन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हो, हाइड्रोजन वगैरह से हो, कोई मैग्नीशियम से कर देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, कभी सोडियम से कर देगा। बस में आगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन का कनेक्शन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन का कनेक्शन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हो। बस में आगे। तो 11th क्लास की दुनिया में जब हाइड्रोकार्बन है तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। बस में आगे। मतलब जो भी कनेक्शन होगा कार्बन 2.5 से होगा और हाइड्रोजन 2.1 से होगा। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो थोड़ी बहुत वैल्यू ये और आपकी बढ़ सकती है, लेकिन हल्की फुल्की होगी, वो इतनी नहीं होगी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन तक पहुंच जाए। बस में आगे। तो कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बात होगी। जब हम 12th क्लास के पहले चैप्टर में जाएंगे तो हेलोजन की बात होगी, दूसरे तीसरे में जाएंगे तो ऑक्सीजन की बात होगी, और चौथे में जाएंगे तो नाइट्रोजन की बात होगी। तो घूम फिर कर बात यही आएगी कि या तो कार्बन का कनेक्शन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, या तो कार्बन का कनेक्शन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, या तो कार्बन का कनेक्शन खुद से या लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा। यही तो होगा। मतलब किसी भी चैप्टर की बात करें, अगर हम इधर देखें तो किसी भी चैप्टर का बात करें तो यही कंडीशन बन सकती है, या तो कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे हेलोजन से जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो, सल्फर से जुड़ा हुआ हो, यही तो हो सकता है। या तो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे मान लो किसी मेटल वगैरह से जुड़ा हुआ हो, किसी मेटल वगैरह से जुड़ा हुआ हो, या खुद से हो, या लगभग बराबर वाले से हो। अब सोचो, अगर कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की। और जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है तो कार्बन को क्या बनाएगा, गरीब। दूसरा, कार्बन का कनेक्शन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हो, अब कार्बन क्या करेगा, इसके पैसे को खींचेगा। अब दूसरे केस में क्या है, जितना तुम्हारी बदमाशी का लेवल है उतना ही बगल वाले का बदमाशी का लेवल है, अब क्या होगा, ना ही खींचेगा ना ही देगा। बस में आगे। और लगभग ये बराबर है, जो लगभग बराबर थी ये भी रिएक्शन करना नहीं चाहेगा। तो एक केस ये है कि जब कार्बन कभी गरीब बनने वाला है, एक केस क्या है, कार्बन कभी अमीर बनने वाला है, और एक केस क्या होगा, कार्बन के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, मतलब कार्बन रिएक्शन करना नहीं चाहेगा। बस में आगे। और सोचो, कोटा में बच्चा आ चुका है, बस में आगे, और पढ़ना नहीं चाहता है, या घर पे बच्चा है और पढ़ना नहीं चाहता है, तो क्या पापा छोड़ देंगे, क्या करेंगे, कुटेंगे ना। तो इसको भी क्या करते हैं, धूप में खड़ा करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, और जब पनिशमेंट देते हैं तब ये वाला बॉन्ड बी से टूट जाता है। और जब बी से टूट जाता है तो उस केस में अब जो कहानी आने वाली है वो कहानी कुछ इस तरीके ही आने वाली है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, क्या सबस्ट्रेट गरीब है या सबस्ट्रेट अमीर है, या सबस्ट्रेट के ऊपर पोलैरिटी नहीं है। बस में आगे। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक, मतलब सबस्ट्रेट क्या है, कार्बन, तो कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, अगर कार्बन गरीब है तो कोई अमीर अटैक करेगा, कार्बन अगर अमीर है तो किसी गरीब पे अटैक करेगा, और कार्बन में अगर पोलैरिटी नहीं है तो फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। बस में आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट 3 तरह के अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। एक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जो इसके ऊपर अटैक करेगा। एक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा। और एक जो पोलैरिटी नहीं होगी तो उस केस में जो अटैक करेगा वो अटैक कौन करेगा, फ्री रेडिकल। कौन करेगा, फ्री रेडिकल।
तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट तीन तरह के अटैकिंग स्पेसीज आने वाले हैं। एक जो नाम देंगे इलेक्ट्रॉन रिच, एक नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक नाम देंगे फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत? चलो पॉइंट के रूप में लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, on the basis of substrate, attacking species are of three types. Attacking species are of three types. अब इसको बना लो। या तो आपका रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, या तो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, या तो रिएजेंट फ्री रेडिकल हो सकता है। नहीं, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये जिसके ऊपर अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो रिएजेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच, रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिएजेंट फ्री रेडिकल। बना लिया? चलिए अब समझते हैं। अब क्वेश्चन आया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। बस में आगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस रिचनेस को कैसे पहचानेंगे। वो तो ग्रुप हो गया। चलिए ऐसा सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, पैसे से अमीर, रिच का मतलब क्या है? अमीर। तो पैसे से अमीर। बस में आगे, जैसे मान लो कि तुम इधर उधर कोटा में घूमते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो, जिस घर में रहते हो उसके अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये सामने वाला जो इंसान है अमीर है या गरीब है? कैसे पता चलेगा? कि अपना बैंक बैलेंस दिखाता रहेगा? नहीं। बस में आगे, तो कैसे मालूम चलेगा? वो किस गाड़ी से चलता है, कहां वो रहता है और क्या पहनता है। बस में आगे, किस गाड़ी से चलता है। मान लो कोई BMW कार से चल रहा है, मान लो कोई एल्टो से चल रहा है, मान लो कोई साइकिल से चल रहा है। बस चल तो तीनों रहे हैं। बस में आगे, लेकिन हम BMW कार को देखकर ऐसा बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि पैसा होगा तभी इसने इसको खरीदा है। बस में आगे, भले लोन का हो लेकिन लोन भी बैंक कब देगा? जब आप उस लेवल तक देने लायक होगे तभी तो देगा। आप चले जाओ बैंक में, बोलो कि BMW कार खरीदना है बस में आगे, तो वो तुरंत भगा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक भी लोन उन्हीं को देता है जिनको मालूम होता है कि ये लोन चुका सकते हैं। बस में आगे, मतलब घूम फिर कर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के पास BMW कार है वो तभी होगा जब पैसा खरीदा रखा होगा। तो इसका मतलब कार, किस कार से चल रहा है। बस में आगे, किस जगह पे रह रहा है। जैसे मान लो कुछ लोगों ने घर नहीं खरीदा है, बाहर से आए हैं, कोटा में रह रहे हैं, लेकिन कोटा में रह रहे हैं लेकिन कोई ट्राइपोलिस में रह रहा है। बस में आगे, कोई कोटा में रह रहा है लेकिन कोई महावीर नगर में रह रहा है, कोई कोटा में रह रहा है लेकिन कोई गोबड़ी बावरी में रह रहा है। बस में आगे, तो इसका मतलब है क्या कि जब हम ये स्काईलाइन वगैरह में रह रहे हैं, ट्राइपोलिस में रह रहे हैं, इसका हाइपोथेटिकल पिक्चर बन सकता है कि घर में पैसा होगा तभी 20,000 30,000 का रूम रेंट दे रहा है। बस में आगे, कोई महावीर नगर में रह रहा है, इसका मतलब है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा कमजोर होगा तभी वो 10,000 के आसपास घूम रहा है। और कोई गोबरे बाड़े में होगा तो कहने का मतलब ये कि घर के स्टेटस और कम होगा तभी वो 2,000 3,000 के रूम में रह रहा है। तो कहने का मतलब हम लोकेशन से भी पता कर सकते हैं कि बच्चा मतलब पैसे वाला है या नहीं है। बस में आगे, वो क्या पहना है, वो जूता पहन के आ रहा है, चप्पल पहन के आ रहा है, नंगे पांव आ रहा है, इससे भी हल्का फुल्का पता चल सकता है कि किस तरह का होगा। बस में आगे, वो टी-शर्ट पहना है, शर्ट पहना है, शर्ट में कौन सा ब्रांड लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें वहां से पता चल जाती हैं। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये है कि क्या पहना है, किससे चलता है, कहां रहता है, वो बताता है कि वो अमीर है या गरीब है। तो इसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा जिसको देखकर हम बताएंगे कि हाँ यार ये अमीर है और ये गरीब है। बस में आगे, तो मॉलिक्यूल में ऐसा क्या देखते हैं, हम मॉलिक्यूल में देखते हैं कि क्या उसके पास नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, मतलब क्या वो किसी का पैसा लेके भागा तो नहीं है। तो अगर किसी का पैसा लेके भागा होगा तो उसका पैसा इसके पास आया होगा, मतलब ये अमीर बन गया। बस में आगे, दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं हो सकता है बैंक में पैसा पड़ा हुआ हो, तो बैंक में पड़ा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा क्या है, बिजनेस में लगा हुआ पैसा हो कि ए डबल बॉन्ड भी है और ये पाई बॉन्ड है, ये बिजनेस में लगा हुआ पैसा है। तो पैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन रूप में होता है,
या तो कहानी के अंदर निगेटिव चार्ज होगा, या तो कहानी के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, या तो कहानी के अंदर पाई बॉन्ड होगा। बस में आगे तो अमीरी कैसे पहचानोगे? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पाई बॉन्ड। बस में आगे ये नेगेटिव चार्ज फुल्ली नेगेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव भी हो सकता है। बस में आगे मतलब तुमको मान लो कि लॉटरी निकल चुकी है, या आपको मालूम है कि कल मेरी लॉटरी निकलने वाली है। बस में आगे तो कल मेरी लॉटरी निकलने वाली है तो आज की डेट में क्या करोगे? सिंगापुर का ट्रिप ठीक है, या कुछ खरीदने की जिज्ञासा। तो पैसा आने वाला है वो भी इंसान को अमीर बना देता है, और पैसा आ चुका है अमीर तो वो है ही है। बस में आगे चलो बनाओ देखो। अब इसी तरीके से गरीब, इसी तरीके से क्या है? गरीब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि कैसे गरीब को पहचानोगे कि कौन गरीब है। तो पहला तरीका कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या तो पूरी तरह से गरीब हो चुका है, कोई पैसा इसका लेके भाग चुका है, या पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव ठीक है, अभी गरीब है नहीं लेकिन इसको मालूम है कि हमारे घर का कोई मेंबर है जो हॉस्पिटल में भर्ती है बस में आगे अब उसको मालूम है कि डॉक्टर चूसेगा तो कहने का मतलब ये है कि या तो पूरी तरह से गरीब हो चुका है या गरीब होने वाला है। बस में आगे तो होने वाला है, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है कि आपके पास जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है। पैसे तो हैं लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं है। जैसे मान लो कि आपका 600 रुपए हैं तो पैसे तो हैं, लेकिन आप सिटी मॉल में गए और वहां पे एक शर्ट पसंद आया और उसकी कीमत 800 रुपए है, तो उस केस में अपने आप को अमीर मानोगे गरीब मानोगे? गरीब। तो पैसे हैं लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं है। तो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं है। बस में आगे तो इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस में आगे तीसरा क्या है कि मुंबई के पॉश इलाके में आप 3 BHK के फ्लैट में रह रहे हो। 3 BHK पूरा नाम क्या होता है? हाँ, बेडरूम हॉल किचन, लेकिन रहने वाले अकेले हो। रहने वाले क्या हो? अकेले हो। तो 3 बेडरूम ले रखे हो और रहने वाले अकेले हो, और मामा कह रहे हैं यार मुंबई आ रहा हूं घूमने, तब क्या कहोगे? आ जाओ। ठीक है, 3 कमरे हैं, लेकिन कल्पना करो कि 3 कमरे की जगह 1 बेडरूम हॉल किचन होता, और इसी में पापा मम्मी तुम बहन भाई ठीक है 4-5 रह रहे हो, और फिर मामा कह रहे हैं कि मैं मुंबई घूमने आ रहा हूं, तो क्या कहोगे? आ जाओ? नहीं, कि रहने की जगह ही नहीं है तो कैसे बुलाओगे? लेकिन जो रहने की जगह होगी तो किसी को बुला लोगे। बस में आगे तो रहने की जगह हो उसे क्या बोलते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल है। बस में आगे तो तीसरी जो कहानी होती है उसको क्या बोलते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल। तो या तो कहानी में किरदार में पॉजिटिव चार्ज हो, या तो उस किरदार के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या तो उसका वैकेंट ऑर्बिटल हो, मतलब ये गरीब है। और ये मतलब या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या तो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसके पास पाई बॉन्ड हो। बस में आगे इसे बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही पूरी ऑर्गेनिक है और इसी के इर्द गिर्द सारा रिएक्शन घूमेगा। मुझे आज की क्लास से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि रिएक्शन होता कैसे है। बस में आगे सोचिए, अमीर कैसे पहचानोगे? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या तो पाई बॉन्ड। बस में आगे फुल्ली नेगेटिव भी पार्शियल नेगेटिव है। बस में आगे गरीब कैसे पहचानोगे? पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव या इनकम्प्लीट ऑक्टेट या तो वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो है। चलो अब चैप्टर पे आ जाओ, समझो यही हमारे चैप्टर्स हैं। और जब यही हमारे चैप्टर्स हैं तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है, अमीर या गरीब? अमीर। कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है, अमीर या गरीब? अमीर। अमीर है ना। इसी में अगर मैं बेंजीन भी ले लेता हूं, एरोमेटिक चैप्टर में आपका बेंजीन इस चैप्टर में है, हाइड्रोकार्बन में, तो यहां भी ये अमीर या गरीब? अमीर। तो 11th क्लास का अल्कीन अल्काइन बेंजीन ये सब क्या है? अमीर। बस में आगे कार्बन हेलोजन, हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, और जो हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की कम, तो कार्बन से हेलोजन क्या करेगा? पैसा खींचेगा। तो कार्बन अमीर या गरीब? गरीब। ठीक है, कार्बन से हेलोजन पैसा खींचेगा, कार्बन गरीब। ऑक्सीजन क्या करेगा? खींचेगा, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन गरीब, कार्बन गरीब, कार्बन गरीब। ऑक्सीजन क्या करेगा? पैसा खींचेगा, मतलब कार्बन गरीब, कार्बन गरीब, कार्बन गरीब। नाइट्रोजन क्या करेगा? पैसा खींचेगा, कार्बन गरीब।
बोला है ना कि कार्बन के ईथर वाले की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, और जो ज्यादा है तो सब क्या कर रहे हैं, कार्बन से पैसा खींच रहे हैं। यहां भी क्या है, कार्बन से पैसा खींच रहे हैं, ये भी क्या है, कार्बन से पैसा खींच रहे हैं। बस में आगे तो सोचो, अगर हम इनमें देखा जाए तो 11th क्लास की ये दुनिया अमीरों की है, 12th क्लास की पूरी दुनिया गरीबों की है। बस में आगे मतलब क्या है कि या तो 11th में बच्चा कोटा आना ही नहीं चाहता है, या अगर वो आता है तो खूब सारा पैसा लेकर आता है। बस में आगे, और 12th क्लास तक जाते जाते इतनी सारे दुकानदार लोग हैं, सारा पैसा खींच लेते हैं, बेचारा गरीब हो जाता है। बस में आगे, तो 11th क्लास की दुनिया अमीरों की है, 12th क्लास की दुनिया गरीबों की है। बस में आगे, अब इसकी दुनिया क्या है, 11th क्लास का बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता है। बस में आगे, और 11th क्लास का बच्चा है पढ़ना नहीं चाहता है, तब पापा छोड़ देंगे नहीं, क्या करेंगे, कूटेंगे। तो वही कूटने वाली कहानी, वही क्या है, कूटने वाली कहानी, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। बस में आगे, तो या तो फ्री रेडिकल अटैक करेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करेगा। सोचो। हाँ, क्यों खींचेगा, अरे जब पाई बॉन्ड लगाएगा तब ना प्लस एम होगा, अभी आगे आगे कहां कुछ लगाए हुए हैं। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये है कि जब आगे कुछ लगा होगा तब वो देने खींचने वाली बात करना, प्लस से माइनस की बात करना। अभी तो कार्बन से समझा रहे, एटम से सी से एन कनेक्टेड है, तो सी से एन कनेक्टेड होगा तो एन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, वो कार्बन से पैसा खींचेगा। बस में आगे, अब सोचो अगर ये अमीर है तो क्या करेंगे, बोलो किसी गरीब को पैसा देंगे, क्या करेंगे, किसी गरीब को पैसा देंगे, तो गरीब का कुछ नाम तो होना चाहिए। बस में आगे, गरीब का क्या होना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए। वो तो एक केस है, वो तो कार्बन पे ही आएगा। ठीक है, सोचो सोचो, अगर कार्बन अमीर है तो किसी गरीब को पैसा देगा, तो गरीब का कुछ नाम होना चाहिए। जैसे आपको पापा पैसा देते हैं ना, और रास्ता चलते रहते हैं, कभी दिन अच्छा होता है, दान दक्षिणा करने का मन करता है, तो रोड पे कोई कह रहा होता है कि भगवान के नाम पे दे दो, तो पापा उसे भी पैसा देते हैं। बस में आगे, तो वो भी पैसे के टर्म्स में गरीब है और आप भी पैसे के टर्म्स में गरीब हो, तो क्या दोनों के लिए एक ही नाम दे दें, दे दें नहीं, तो टर्म भी अलग होने चाहिए। बस में आगे, पापा है मतलब कोई अमीर है, वो अमीर उसको भी पैसा दे रहा है, वो अमीर तुमको भी पैसा दे रहा है, तो क्या पापा वाला टर्म दोनों के लिए यूज करें, पापा तुम्हारे हैं उसके हैं बस में आगे, तो पापा वाला टर्म भी दोनों के लिए नहीं हो सकता है, और वो टर्म जो सोच रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है बस में आगे, तो कहने का मतलब गरीब का भी अलग अलग नाम बोलना है, अमीर का भी अलग अलग नाम बोलना है, बोलना नहीं बोलना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि अमीर को पहचानोगे कैसे, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो उसका पाई बॉन्ड होगा। गरीब को कैसे पहचानोगे, या तो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इससे हम अमीर और गरीब पहचान लेंगे। बस में आगे, लेकिन अमीर गरीब के कुछ नाम होते हैं, अमीर गरीब के क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं। कैसे होते हैं समझो, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब प्रोटॉन को पैसा दे रहा है, बस में आगे, तो इस अमीर को बोला जाता है बेस है। क्या बोलना है, बेस है। जैसे NaOH का OH माइनस अमीर है और ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बोलोगे, एसिड बेस रिएक्शन है। क्या बोलोगे, एसिड बेस रिएक्शन है। इस OH माइनस को तुमने जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, बेस है। लेकिन यही अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तुम्हारा कार्बन है, ये नॉन मेटल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, ठीक है, और अदरवाइज रियल डेफिनेशन क्या है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, कभी ऑक्सीजन हो जाए, सल्फर हो जाए, इनको पैसा दे रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन या किसी नॉन मेटल को पैसा देता है, तो इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर कभी मान लो OH माइनस है, ये OH माइनस CH3Cl, वो इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ता है, अटैक कार्बन के ऊपर किया है, और जो कार्बन के ऊपर किया है तो इससे जो नाम दोगे वो नाम क्या दोगे, न्यूक्लियोफाइल। बस में आगे, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, Fe2+ को इलेक्ट्रॉन देता है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। बस में आगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो इस इलेक्ट्रॉन रिच का नाम क्या है, लिगेंड। बस में आगे, लिगेंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक में बात करते हैं लिगेंड का रिएक्शन। बस में आगे, तो अमीर के कितने नाम हैं,
3। अमीर कितने नाम है? 3। एक क्या हो गया? बेस। एक क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। एक क्या हो गया? लिगेंड। याद रहेगा? चलो बनाओ, देखो। हाँ, ये सबस्ट्रेट भी हो सकता है, रिएजेंट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक स्पेसीज जिस पर रिएक्शन कर रहे हो सबस्ट्रेट मान लेना, लेकिन ऑर्गेनिक स्पेसीज के साथ इधर भी कोई ऑर्गेनिक स्पेसीज है, इनमें तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी अटैक कर सकता है। मतलब केवल हम ये बता रहे हैं कि पहचानने का तरीका है कि कैसे अमीर पहचानोगे, कैसे गरीब पहचानोगे। आगे बढ़े। चलिए फिर से दिमाग में बैठाइए, फिर से दिमाग में बैठाइए। हमने क्या बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन फुल्ली पॉजिटिव भी हो सकता है, पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है। बस में आगे जिस मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, तुमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, इस CH3 को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, CH2H CH3 दिखा रहा हूं। और अगर मान लो ये इथेनॉल है, इथेनॉल है, ऑक्सीजन का पास लोन पेयर है, अमीर या गरीब? अमीर। इस लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन को खींचा, मतलब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, और जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो इस इथेनॉल को क्या बोलोगे? बेस है। क्या बोलना है? बेस है, बेस है। लेकिन अगर मान लो यही कहानी ऐसे होती कि ये तुमने टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना दिया, और इसी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन पे इथेनॉल का रिएक्शन होता, और इथेनॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके लिए टर्म यूज करना है न्यूक्लियोफाइल। तो जो कार्बन से बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए इसका मतलब बेस। वो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव का हो चाहे फुल्ली पॉजिटिव का हो, या इसी तरह कार्बन पार्शियल पॉजिटिव का हो या फुल्ली पॉजिटिव का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस में आगे, बॉन्ड अगर कार्बन से बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से बन रहा है मतलब वो बेस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली लिगेंड आपको दिखाई नहीं देगा, बस में आगे ये बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन ये हाइड्रोजन और कार्बन जो है ये आपको बार बार दिखाई देंगे। तो कभी एलिमिनेशन करना होगा तो बोलेंगे कि बेस के रूप में काम कर रहा है, और सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर, ईथर चैप्टर, अमीन चैप्टर, इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पैरेलल चलते हैं। बस में आगे, और जब पैरेलल चलते हैं तो जब वो बेस का काम कर रहा होगा तो एलिमिनेशन कराएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होगा तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा। बस में आगे, तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए तो रिच का नाम क्या है? बेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन या नॉन मेटल से बॉन्ड बनाए तो नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंस क्लियर है? चलिए अब सोचते हैं, अगर मान लो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो सकता है? लोन पेयर तो है नहीं, तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बस में आगे पाई बॉन्ड हो सकता है। तो कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को पैसा देता है। बस में आगे, दूसरा क्या हो सकता है कि अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को पैसा देता है। बस में आगे, तो कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पैसा देता है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कार्बन को छोड़कर कोई और किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को पैसा देता है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? एसिड। तो गरीब के दो नाम है, एक नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और एक नाम क्या है? एसिड। जैसे मान लो ऐसे सोचो कि ये तुमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन H+ के साथ करा दिया, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अमीर या गरीब? अमीर। तो ये इसने इस H+ का साथ बॉन्ड बनाया, तो इस H+ को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर कहानी होता कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ के साथ बॉन्ड बनाता
बस में आगे। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नहीं बना रहा है। अच्छा ऑक्सीजन बना रहा है, इस H प्लस को क्या बोलना है, एसिड। तो इसलिए आगे बोलेंगे कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, और यहां क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बस में आगे। तो दिमाग में बैठा लो कि कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये किसी गरीब को पैसा दे तो गरीब का नाम इलेक्ट्रोफाइल, और अदर देन कार्बन अगर कोई अमीर किसी गरीब को पैसा दे तो इस गरीब का नाम एसिड। तो 5 नाम आए। पहला कौन सा है, बेस। दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। तीसरा कौन सा है, लिगेंड। चौथा कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल। पांचवा कौन सा है, एसिड। याद रहेगा, चलो बना लो, लिख लो। तो यही सब छोटे छोटे टर्म्स हैं। अगर ये छोटे छोटे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे रिएक्शन भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि सारा खेल इसी का तो है। चलिए फिर से दिमाग में बैठाइए, अमीर को कैसे पहचानोगे, एक ही तरीके से, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सीक्वेंस में चलो। बहुत पैसा, खाली पैसा, ये बिजनेस में लगा हुआ पैसा। बहुत पैसा मतलब किसी का पैसा आ गया, ठीक है, बदमाशी करके आपने किसी का पैसा छीन लिया। बस में आगे। तो निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड। गरीब, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल। तीसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। बस में आगे। चलिए सोचिए, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है कि बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। बस में आगे। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिच। तो रिच को कैसे पहचाना, अभी तो बोला, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड। गरीब को कैसे पहचाना, पॉजिटिव चार्ज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन कभी कभी इससे भी पूछ लेगा। पास में आगे। जैसे OH माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। RO माइनस, न्यूक्लियोफाइल। H माइनस, CH3 माइनस, CN माइनस। बस में आगे। किसी भी तरीके से निगेटिव चार्ज आ गया मतलब न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर आ गया, वाटर, न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल, न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया, न्यूक्लियोफाइल। बस में आगे। तो कहने का मतलब अगर लोन पेयर आ गया तो भी न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड आ गया अल्कीन, न्यूक्लियोफाइल, अल्काइन, न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन, न्यूक्लियोफाइल। बस में आगे। तो पाई बॉन्ड आ गया तो भी न्यूक्लियोफाइल। गरीब, गरीब के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो कह दिया कि H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजन भी पॉजिटिव हो सकता है, कभी ऐसा दिमाग मत बैठाइए कि हेलोजन का पास हमेशा नेगेटिव होता है। बस में आगे। तो X प्लस, X प्लस मतलब कह रहे Cl प्लस, Br प्लस, क्या बोलना है, इलेक्ट्रोफाइल। जब Br माइनस बोले न्यूक्लियोफाइल, Br प्लस बोले इलेक्ट्रोफाइल। तो हेलोजन के ऊपर जब पॉजिटिव होता है बोलते हैं हेलोनियम आयन। बस में आगे। तो हेलोनियम आयन का नाम से दे दे तो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बस में आगे। इस तरह कार्बोकेटायन, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कार्ब एनायन, न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। अब कभी कभी आपसे परेशान करने के लिए क्या कर सकता है, दिखा सकता है लोन पेयर, लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अच्छा ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्टेट पूरा हो और साथ में नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, तब अमीर कहना है। लेकिन ऑक्टेट अगर पूरा नहीं है, अब भले ही लोन पेयर दिखाई दे रहा है, उसे क्या बोलना है, गरीब है। बस में आगे। चल लिख लो इसको पॉइंट ग्रुप में। इसी से कोचिंग वाले आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, if atom have lone pair but have incomplete octet, if atom have lone pair but have incomplete octet, then molecule is considered as, then molecule is considered as electron deficient, then molecule is considered as electron deficient species। जैसे वो आपसे क्या पूछेगा, कार्बीन, सोचो ऐसे दे देगा। अब बताओ, इस लोन पेयर को देखकर बच्चा तुरंत बोलेगा इलेक्ट्रॉन रिच है,
लेकिन क्या ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एक सिग्मा बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 6 ही है, तो इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट। इसी तरीके से कह देगा नाइट्रीन HN और यहाँ 2 लोन पेयर ऐसे दिखा देगा, तो बच्चा इस लोन पेयर को देखकर क्या बोलेगा? रिच है। लेकिन ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो रिच या डेफिशिएंट? डेफिशिएंट। कभी क्वेश्चन ऐसे कर देगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन ऐसे बना दिया, इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट। कभी इसमें कुछ लगा के पूछ लेगा, जैसे R और यहाँ N ऐसे दे दिया, बस में आगे। तो नाइट्रोजन तुम्हारा 1 बॉन्ड बनाया है, तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा होंगे, हुए ना? तो इसका इस तरह से दे दे, तो क्या अमीर या गरीब? गरीब। बच्चा सोच रहा होगा अल्काइल ग्रुप पैसा दे रहा है, ठीक है, पैसा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लिख लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एग्जांपल, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहानी के किस किस किरदार को मैंने आपको समझा दिया, एक बार दिमाग में बैठाओ। किरदार में आपने पहला जो किरदार वो क्या था? सबस्ट्रेट। कहानी क्या था? सबस्ट्रेट। इसका किरदार देख लिया कि वो ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसके ऊपर रिएक्शन करना है वो क्या है? सबस्ट्रेट। इस किरदार में मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि कौन सा किरदार अमीर वाला है और कौन सा किरदार गरीब वाला है। हमने आपको ये भी दिखा दिया कि अमीर को पहचानने का तरीका क्या होता है, गरीब को पहचानने का तरीका क्या होता है, और अगर कोई रिएक्शन करना नहीं चाहे तो उसको कूटा जाता है। बस में आगे। दूसरा, अगर कोई अमीर है तो कोई गरीब अटैक करेगा, तो गरीब का क्या नाम है, और अगर कोई गरीब है तो कोई अमीर अटैक करेगा, अमीर का क्या नाम है। मतलब कहानी के किरदार का सबस्ट्रेट आपने देख लिया, कहानी के किरदार का रीजन आपने देख लिया। अब कहानी का किरदार का क्या देखना है? सॉल्वेंट। बस में आगे सोचो, ये जो अल्केन है जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, जिसमें पोलैरिटी नेग्लिजिबल है। तो अगर पोलैरिटी नेग्लिजिबल है तो ये पोलर है, नॉन पोलर है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को घोलने के लिए क्या चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड है पोलर है, नॉन पोलर है? पोलर है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वो तो पोलर है, और जो पोलर है तो उसे घोलने के लिए क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। हम क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। बस में आगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको क्या बोलते हैं कि पोलर का पोलर के साथ रिएक्शन होगा या घोलोगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में घोलोगे। बस में आगे। तो सॉल्वेंट कितने तरह के हो गए? 2। पहला क्या हो गया? पोलर सॉल्वेंट। दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये तो बना। अब पोलर सॉल्वेंट भी 2 तरह का होता है। एक, जैसे इसको तोड़ के तुमने कार्बोकेटाइन बना दिया, अब हमें कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करना है, और एक चाहते हैं कि टूटे नहीं, मतलब कार्बोकेटाइन बने नहीं। तो जो जो फैक्टर कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहे होंगे उसको रोकना भी है। तो इसीलिए पोलर को फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, एक बोलते हैं पोलर प्रोटिक है, एक बोलते हैं पोलर एप्रोटिक है। बस में आगे। तो जब सॉल्वेंट की फर्दर कैटेगराइजेशन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट 2 तरीके के होते हैं। सॉल्वेंट लिखो, सॉल्वेंट जो है ये 2 तरीके का होता है। एक बोलना है नॉन पोलर और एक बोलना है पोलर। एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर। नॉन पोलर जिसमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव पोलैरिटी। जैसे तुम ले सकते हो कि कोई साइक्लोहेक्सेन वगैरह हो गया, बेंजीन वगैरह हो गया, ये सब लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट, तो इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब क्या है? नॉन पोलर। ये जो पोलर है मतलब हैव पोलैरिटी, इसमें क्या होगा? हैव पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी होगी। बस में आगे। और जो पोलैरिटी होगी तो इसको मैंने फर्दर 2 भागों में कैटेगराइज किया। एक जिसको बोलना है पोलर प्रोटिक, एक बोलना है पोलर ए प्रोटिक। बस में आगे। तो इसका मतलब पोलर प्रोटिक, तो इसमें कैसे पहचानोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है, मतलब कहानी के अंदर हेलोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा जो प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। और जो प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है इसे क्या बोलना है? पोलर प्रोटिक है।
लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, लेकिन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं होगा, बल्कि आगे बीच में कार्बन हो जाएगा और कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा। मतलब कहानी के अंदर ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, ये सब होगा, लेकिन ये सब कार्बन से कनेक्टेड होंगे और कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा। और जो कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा ये प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकल सकता है। और जो प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकल सकता है तो इस केस में क्या बोलना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रहेगा, जैसे सोचना वाटर पोलर प्रोटिक बोले एप्रोटिक बोले, प्रोटिक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, और जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है प्रोटॉन ग्रुप में निकल सकता है। अगर बात करते हैं मिथेनॉल, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। अगर आपसे पूछा जाए इथेनॉल, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, प्रोटिक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, कहां एप्रोटिक, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक। आपसे पूछा जाए एस्टिक एसिड, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, प्रोटिक। अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, प्रोटिक। एनिलीन प्रोटिक, PHNH2 है। सल्फोनिक एसिड प्रोटिक, SO3HA, OH आ गया ना, मतलब प्रोटिक। तो जहां भी कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड आ गया हाइड्रोजन, पोलर प्रोटिक है। तो आपको नॉर्मली ये वाटर, अल्कोहल यही सब दिखाई देने वाला है, बस में आगे। लेकिन सोच के बताना, अगर कहानी में CH3COCH3 आ गया, जिसको बोलना क्या है, एसीटोन, सोच के बताना क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है, है। बस में आगे। लेकिन क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है या कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, कार्बन से, तो पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, एप्रोटिक। वो सब नहीं करना है, डायरेक्टली अटैचमेंट देखना है बस। बस में आगे, डायरेक्टली अटैचमेंट देखना है। अगर मान लो ऐसे हो गया, यहां दे दिया CO, ये दे दिया N, यहां दे दिया CH3, ये भी दे दिया CH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। सोचो हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन है कार्बन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन है कार्बन से कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, तो पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, एप्रोटिक। ऐसे ले लिया आपने डाई इथाइल ईथर, ये ले लिया, तो पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, एप्रोटिक है ना, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अगर मान लो साइकिल में लेके चला गया और साइकिल में ले जाके ऐसे बना दिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ऐसे बना दिया, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, एप्रोटिक। अगर मान लो ऐसे बना दिया CH3S डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक। बस में आगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, बस में आगे। लेकिन ये डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच ना हो, बीच में क्या आ जाए, कार्बन। तो ये एग्जांपल पोलर एप्रोटिक हो गए, और जो डायरेक्टली अटैचमेंट है वो पोलर प्रोटिक हो गए। बस में आगे लिख लो एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एग्जांपल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कोचिंग वाले थोड़ी मक्कारी करते हैं, क्या लिखते हैं, PPS, मतलब PAS, पास, बच्चा पास हो गया, ठीक है। चल लिखिए सर, पोलर प्रोटिक एप्रोटिक का क्या बताया थे, किसमें सॉल्वेंट का यूज होगा, जब पोलर सॉल्वेंट होगा, ये पोलर सबस्ट्रेट होगा तो उसको घोलने के लिए पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सबस्ट्रेट होगा उसको घोलने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर जो सबस्ट्रेट रहेगा उसमें प्रोटिक का बोले क्या, हाँ, वही जो SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो जो SN1 रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना होगा, तो वहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाने से रोकना चाहते हो, वहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर कार्बन आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो चैप्टर ही बन गया। तो तुमने कार्बन लगा दिया, यहाँ से हेलोजन के साथ CH3Cl कर दिया, बस में आगे। तो CH3Cl कर दिया तो इसको रह गया, अब वो सबस्ट्रेट बन गया, वहां पे रिएक्शन कराओगे। इसलिए नॉर्मली हम ऐसा लेते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर वाला। चलिए, अब किरदार का सबस्ट्रेट भी आपने देख लिया, रिएजेंट भी देख लिया, सॉल्वेंट भी देख लिया, अब क्या बचा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यही तो रिएक्शन है। सबस्ट्रेट आपने देख लिया, रिएजेंट देख लिया, सॉल्वेंट देख लिया, अब इसी सबस्ट्रेट रिएजेंट को मिलाएंगे और मिलाकर कुछ ना कुछ कराएंगे और कराकर क्या बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट। ये तो बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनना मतलब रिएक्शन। बस में आगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, यहीं पे डबल बॉन्ड बना दोगे तो उसको फ्यूरॉन कहते हैं, उसी में हाइड्रोजन जोड़ दिया है, 4 हाइड्रोजन एटम, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। IIT बदमाश है,
इसी पर्टिकुलर को एक बार 2018 के एडवांस में कैसे लिखता है, वो लिखता है Me2CO। वो ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे भी नहीं लिखता है, कैसे लिखता है Me2CO, दिख रहा ना। इसको बदमाश कैसे लिखता है HCON और यहां Me2, बस में आगे HCON Me2, बस में आगे। तो जब ऐसे लिखा हो तो भी DMF है और ऐसे लिखा हो तो भी एसीटोन है, ये आपका क्या क्वेश्चन? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगर यहीं पे एच लगा दें तो फॉर्मामाइड हो गया, फॉर्मिक एसिड का अमाइड है, बस में आगे उसी का हाइड्रोजन तुमने हटा दिया है और 2 मिथाइल लगा दिया है, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समय के साथ कोचिंग वालों ने बदमाशी चालू कर दी है, जिसके चक्कर में ऑर्गेनिक बच्चा डर गया है। नहीं तो अदरवाइज शुरू में ऑर्गेनिक इतना आसान माना जाता था कि बच्चा फिजिकल इनऑर्गेनिक से ज्यादा नंबर ऑर्गेनिक में लाता था, बस में आगे बहुत इजी था। और एनसीईआरटी ने बड़ा इजी बना रखा है, मतलब चैप्टर वाइज। बस में आगे उस चैप्टर में क्या है, हाइड्रोकार्बन पहले है, दिख रहा ना, हाइड्रोकार्बन पहले है, मतलब अमीर का रिएक्शन पहले पढ़ लो, फिर गरीब का रिएक्शन पढ़ लो, बस में आगे। लेकिन कोचिंग वालों ने डर का फैक्टर बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, कि जिससे बच्चा डरे, और जब बच्चा डरेगा तो होगा क्या, बस तुम छोड़ रहे, जब बच्चा डरेगा तो होगा क्या, पढ़ेगा तो पढ़ेगा लेकिन पैसा भी देगा। जब डर का फैक्टर होगा तो बच्चा पढ़ेगा भी और पैसा भी देगा। डर का फैक्टर नहीं होगा तो ना बच्चा पढ़ेगा और ना पैसा देगा, बस में आगे। जैसे मान लो इंडिविजुअल तुम लोग क्लासेस करते हो तो डर का फैक्टर कहाँ है, मैथ में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ में है। तो बच्चा मैथ पढ़ता भी है और मैथ वाले टीचर को पैसा भी देता है, और डर का फैक्टर कहाँ नहीं है, केमिस्ट्री में, तो इसलिए इसमें मक्कारी करता है। बस में आगे ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसमें डर का फैक्टर होता है, उसमें मेहनत ज्यादा करता है। बस में आगे चलिए, इंपॉर्टेंट ये है। चलो तुम्हारी वाले क्लास जो है तुम्हारा वहां 9:15 से क्लास है ना, तुम तो चाहो तो अभी चले जाओ और इसके रिकॉर्डिंग से आगे वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। चलो बाकी लोग देखिए। तो यहां पर ये कह रहे थे कि सबस्ट्रेट की कहानी तुमने देख लिया, और सबस्ट्रेट में क्या है, एनसीईआरटी देखो कितना सिस्टमेटिक लिखा है, पहले अमीरों की कहानी लिखा है, फिर गरीबों की कहानी लिखा है। इसलिए एनसीईआरटी के हिसाब से पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है और उसके बाद ये पढ़ाया जाता है। लेकिन कोचिंग वालों की बदमाशी के डर का फैक्टर बढ़ाने के चक्कर में वो पहले एक ही बार में अल्काइल हैलाइड चैप्टर को खोल देते हैं, और कभी कभी नाम भी बदल देते हैं, और बदल कर क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म है। बस में आगे अब बच्चा कभी कभी और परेशान करने के लिए क्या करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, रिएक्शन मैकेनिज्म 3, रिएक्शन मैकेनिज्म 4, रिएक्शन मैकेनिज्म 5। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यार पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं। बस में आगे 1 2 3 4 के अलोंग घूमता रहता है, चैप्टर ही पता नहीं चलता है। तो चैप्टर क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और क्या हम पढ़ रहे हैं। बस में आगे तीसरे पहले हम लोग देखेंगे अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन। अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन देखने के बाद फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के बाद पढ़ेंगे बेंजीन का रिएक्शन। बस में आगे मतलब उसी के बाद हम अल्कीन पढ़ के फिर बेंजीन पढ़ेंगे। मतलब 11th क्लास का पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग प्रॉपर तरीके से 12th में जाएंगे। बस में आगे तो पहले जिस सेगमेंट के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर कौन सा है, अल्कीन अल्काइन। मतलब ये अल्कीन अल्काइन अमीर है गरीब है, अमीर, तो अमीरों का रिएक्शन। चलो लिखो, हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। देखिए हाँ, हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन 4 चीजें आती हैं, अल्कीन अल्कीन अल्काइन बेंजीन। तो उससे पहले 2 चीज लेने वाले हैं, अल्कीन अल्काइन। जब अल्कीन अल्काइन खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसके बाद फिर अल्कीन और फिर बेंजीन। और जो बेंजीन पढ़ेंगे तो केवल बेंजीन नहीं पढ़ेंगे, बेंजीन के साथ 12th क्लास के भी जितने बेंजीन वाले चैप्टर्स हैं वो सारे ले लेंगे। मतलब एराइल हाइड भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, फिनॉल भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, एनिलीन भी वहीं खत्म हो जाएगा, डाइजीनियम सॉल्ट भी वहीं पे खत्म हो जाएगा। जिससे एडवांस में जितना भी चैप्टर को मिलाना हो मिलाए, आपको दिक्कत ना आए। बस में आगे चलिए, केमिकल रिएक्शन अल्कीन एंड अल्काइन। सोचो अल्कीन अल्काइन, अमीर या गरीब, अमीर अटैक कौन करेगा, गरीब। गरीब का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का कहीं ना कहीं रिएक्शन होने वाला है। लेकिन थोड़ा और क्लियर करते हैं, देखिए थोड़ा ऐसे में समझिए, इससे चीजें और क्लियर हो जाए। देखो, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, थोड़ा सा जनरलाइजेशन भी देख लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, बोलो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कितने तरह के रिएक्शन होते हैं? कितने हैं? 4। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह के रिएक्शन होते हैं? 4। बस पूरी ऑर्गेनिक केवल 4 ही तरह का रिएक्शन देगा। एक जो रिएक्शन होगा इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। बस में आगे एक जो होगा उसको बोलते हैं एडिशन। एक जो होगा उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और एक जो होगा उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कुछ लोग एक और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन बस पार्शियल पॉजिटिव बढ़ाने के लिए होता है। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही तरह का रिएक्शन होगा। एक होगा सब्स्टिट्यूशन, एक होगा एडिशन, एक होगा एलिमिनेशन और चौथा होगा रीअरेंजमेंट। चल बताओ, लिखो। चलिए अब सोचिए, केमिस्ट्री भूल जाओ और सोचो सब्स्टिट्यूशन वर्ड लाइफ में आपने कहां यूज किया है? ये सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? अरे मैथ से निकल जाए भाई, केमिस्ट्री से निकल जाए। डेली लाइफ में सोच कि डेली लाइफ में सब्स्टिट्यूशन वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड कभी यूज किया है? क्या होता है? रिप्लेस करना। बस में आगे, जैसे मान लो कि कोई क्लास है, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और अचानक वो छोड़ के कहीं और चला गया, तो क्या उस जगह पे कोई ना कोई टीचर आएगा? नहीं आएगा? आएगा। तो उस टीचर ने पहले वाले टीचर को क्या किया है? रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। क्रिकेट का मैच है, ठीक है, 2 प्लेयर बैटिंग करने गए हैं, एक कुछ रन बना के आउट हो गया, तो क्या मैच खत्म हो जाएगा? होगा क्या? कोई तीसरा प्लेयर इस प्लेयर को रिप्लेस करेगा। तो अगर कोई तीसरा इसको रिप्लेस कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट है इस पर्टिकुलर प्लेयर का। बस में आगे, तो जिस गेम में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, जिस गेम में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं और अगर कोई हटा उसकी जगह आया तो उसको क्या बोलते हैं? उसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन गेम एक ही एक का है, 1-1 का है और यही गायब है तो मैच ही नहीं होता है बस में आगे, 2 ही प्लेयर का मैच है ना और ये है ही नहीं, तो खेलोगे किससे? अब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा अब मैच ही खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ए बी कोई कंपाउंड है और सी के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब हो क्या रहा है? अब हमको मिल रहा है ए सी और बी सिस्टम से निकल जा रहा है। बस में आगे, तो क्या बी की जगह ये सी आया या नहीं आया? तो सी इज सब्स्टिट्यूट ऑफ बी। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे उन सारे सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बस में आगे, जितने भी सब्स्टिट्यूशन होंगे सब में केवल एक ही चीज होगा, सिग्मा टूटेगा, सिग्मा बनेगा। यही पहचानने का तरीका है, यही पहचानने का तरीका है। सब्स्टिट्यूशन को कैसे पहचानोगे? सिग्मा टूटे सिग्मा बने। 5 बार बोल दो। सब्स्टिट्यूशन मतलब सिग्मा टूटे सिग्मा बने। सब्स्टिट्यूशन मतलब सिग्मा टूटे सिग्मा बने। बस में आगे, चलिए, केमिस्ट्री साइंस नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिकल एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, एडिशन क्या मतलब है? जोड़ना। फिर मैथ में पहुंच गया, जोड़ना मैंने बोला था कि डेली लाइफ का कोई एग्जांपल बताओ एडिशन का। बताओ, क्लास में इतने बैठ रहे हो, 4 बच्चे और आ गए तो 4 क्या हो गए? क्लास के लिए ऐड हो गए। 100 रुपए जेब में था, आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में पर्स मिल गया, पर्स में भी 100 रुपए थे और वो 100 रुपए क्या होगा? आपके पर्स में ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना था वो रहे, साथ में कुछ और आ जाए। जितना था वो रहे, साथ में कुछ और आ जाए, उसी को बोलते हैं एडिशन। मतलब कहानी क्या है? कहानी है कि ए डबल बॉन्ड बी है, इसका रिएक्शन सी डी से करा दिया। अच्छा, ए डबल बॉन्ड बी है, इसका रिएक्शन सी डी से करा दिया तो ए बी जो था वो रहे, लेकिन साथ में सी डी चला आए, इसको क्या बोलना है? एडिशन। जो ए बी था वो ए बी है, साथ में सी डी चला आया, तो क्या सी डी आपने जोड़ दिया? नहीं जोड़ दिया? जोड़ दिया। तो इसका मतलब हर एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटेगा और कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जिस रिएक्शन में पाई टूटे सिग्मा बने, रिएक्शन कौन सा है? एडिशन। और सिग्मा टूटे सिग्मा बने, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको दिमाग में बैठाना है। डेली लाइफ का कोई एग्जाम्पल, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ये सब नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन,
गेम है ना, तो टीम दूसरे टीम को एलिमिनेट कर रही है। हाँ गेम है, गेम में दूसरे टीम को एलिमिनेट कर रहे हैं। 16 टीम है और 16 टीम है, पहले उसमें 8 आए, फिर 8 से फिर 4 आए, 4 से फिर 2 आए और 2 के बाद एक फाइनल मैच जीत कर एक टीम मतलब शील्ड को ले गया। तो बाकी 15 लोगों को हमने क्या किया है, एलिमिनेट किया है। आईटी मेन का पेपर है क्या, 15 लाख बच्चे हैं, उनमें से 2.5 लाख को लिया, बाकी सबको एलिमिनेट किया। 2.5 लाख एडवांस में दिए, एडवांस देने के बाद 10,000 12,000 को आईटीज में लिया, लोग 30-35,000 को आपके एनआईटीज वगैरह में लिया और बाकी सबको क्या किया, एलिमिनेट किया। मतलब है क्या कि निकालना, निकालना क्या है, एलिमिनेशन। बस मेडिकल का पेपर है, 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन 24 लाख बच्चों में से 1,00,000-1.5 लाख को लिया, बाकी सबको क्या किया, निकाल दिया। ये है क्या, एलिमिनेशन। बस में आगे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, 2 लोग को सूसू लग गया, निकल लिए, ठीक है, क्लास के बाहर निकल लिए कुछ समय के लिए, वो क्लास के लिए क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। बस में आगे तो इसको तो है क्या, जितने हैं उससे कुछ कम हो जाए। बस में आगे जितने हैं उससे क्या हो जाए, कुछ कम हो जाए। तो एलिमिनेशन कैसे पहचानोगे, एलिमिनेशन पहचानना है कि ए बी सी डी कोई कंपाउंड है, कुछ भी ऐसा किया कि अब ए बी है और ये सी डी निकल गया। बस में आगे तो कहने का मतलब है क्या कि सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जिस केमिकल रिएक्शन में सिग्मा टूटता है, पाई का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। बस में आगे इसमें हुआ क्या, सी डी एलिमिनेट हो गया। तो क्या एलिमिनेशन और एडिशन एक दूसरे के उल्टा है या नहीं है? आप यहां से जा रहे थे, जेब में 100 रुपए थे, आगे एक पर्स मिला, पर्स के अंदर 100 रुपए थे, आपने क्या किया, उस 100 रुपए को अपने पर्स में भर लिया। लेकिन अब होगा क्या, जो आपकी जेब में 100 रुपए थे वो आपको परेशान नहीं कर रहा था, वो तो बहुत देर से था, आप आराम से क्लास में आए, पढ़े और चले जाते घर। लेकिन वो जो 100 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आया वो आपको परेशान करेगा। वो क्या कहेगा, 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया, अब भूख लग गई है चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, मतलब वो आपको परेशान कर रहा है, खर्च करो। बस में आगे अगर मान लो 100 रुपए की जगह 1000 हो जाता तो थोड़ा पिक्चर भी देख लेते हैं बस में आगे 1000 की जगह 1 लाख हो जाता तो साइकिल बाइक खरीद लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां जाने में इतना टाइम बर्बाद होता है, एक बाइक खरीद लेते हैं। 1 करोड़ का लॉटरी लग जाता, अब क्या होगा, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब क्या होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत कर लिया, थोड़ा घूम के आते हैं। बस में आगे तो कहने का मतलब ये कि जब पैसा आता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन को लाता है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना है, मतलब हटाना है। बस में आगे तो जब 100 रुपए आपके जेब में एक्स्ट्रा आए थे, उसने एक्साइड किया, समोसा खा लेते हैं, तो 10 रुपए आपने समोसे वाले को दिया, तो 10 रुपए हुआ गया, आपके जेब से एलिमिनेट हो गया। बस में आगे तो यहां क्या है, 10 रुपये आया, यहां क्या है, 10 रुपये गया। तो इसी का जस्ट उल्टा है, एडिशन का जस्ट उल्टा, ये क्या होता है, एलिमिनेशन। अब आया रीअरेंजमेंट, ये क्या होता है, अगर कुछ टूटेगा बनेगा नहीं तो होगा, रिएक्शन कैसे होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, केमिस्ट्री भूल जाओ पहले तो बेसिक लाइफ की एग्जांपल से चीजों को समझो। बुक्स पे अरेंज कर देना कि जैसे लाइब्रेरी मेरी है, उसमें खूब सारी बुक्स हैं, अपने किनारे वाले बुक को हटाया, बीच में डाल दिया, तो क्या बुक्स की पोजीशन बदल गई, नहीं बदल गई, बदल गई। ये बच्चे ऐसे बैठे हैं, उसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, तो हुआ गया, पोजीशन बदल गया। दीवार से पहले इसका कनेक्शन है, अब इसका दीवार से कनेक्शन हो गया, तो जो एटम है वो एटम वही रहे, बस इधर उधर रीअरेंज हो जाए, ये पोजीशन बदल जाए। जैसे होता क्या है कि कोटा में बच्चा घर से आया, किसी शहर से कोटा आया, तो कोटा आया तो क्यों आया, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए तो ऐसा है नहीं कि हर समय वो क्लास में बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं सोएगा भी, तो रेस्ट भी तो करेगा, मतलब कहीं ना कहीं रूम भी लेना है, तो रूम भी लेना है, तो हॉस्टल्स वगैरह हैं, रूम्स वगैरह हैं, तो वहां बच्चा गया हॉस्टल में, ठीक है, किसी रूम लेना है, तो उसने हॉस्टल वाले ने एक रूम दिखाया, तो रूम दिखाया तो बच्चा क्या देखता है, बच्चे को देखना भी क्या चाहिए, रूम साफ है या नहीं है, वेंटिलेशन है या नहीं है, बस में यही तो देखा जाता है, रूम साफ है, टॉयलेट साफ है नहीं है, कमरे साफ है नहीं है, दीवार में पेंट वगैरह हुआ है नहीं हुआ है, टॉयलेट्स वगैरह खोला कि टॉयलेट्स वगैरह है या नहीं है, साफ है नहीं है, कॉमन है या सेपरेट है, कैसा है। बस में आगे क्या इंडिविजुअल लेवल पे सारे टॉयलेट्स हैं, या मुझे किसी का शेयर करना है, और शेयर भी करना है तो कितने लोगों के साथ शेयर करना है, एक के साथ करना है, 10 के साथ करना है, या पूरी बिल्डिंग के साथ करना है। बस में आगे तो शेयर भी तो मालूम होना चाहिए कितने लोगों के साथ शेयर करना है। बस में आगे और अगर हर रूम के साथ अटैच है तो हमको मालूम होना चाहिए कि इसमें भी प्रॉब्लम कौन सा है, कि इंडियन वाला है, वेस्टर्न वाला है, ठीक है, सोच के ही हमको कहीं ना कहीं रूम लेना है। बस में आगे तो आपने एक रूम देखा, रूम में सब कुछ ठीक था,
वेंटिलेशन भी आ रहा था, खिड़की थी, ठीक है, रूम साफ सफाई भी था, टॉयलेट भी अच्छा था, हर चीज ठीक था। अब घूम फिर के बचा क्या है? पैसा। कि भाई कितने का रूम मिलेगा? बस में आगे तो अगर बदमाशी वाला होगा समय तो आपसे बोल देगा 30,000 35,000। कोरोना काल के बाद जो बच्चे आए थे तो कोटा वालों ने इसने इतनी बदमाशी की थी कि लोगों ने 25-25, 30-30, 35,000 का रूम दिया था, जिसके चक्कर में तो कोटा की इकोनॉमी उसमें बढ़ी और लोगों के दिमाग में बैठ गया कि सामने वाले लूटने में लग जाते हैं। मतलब पीडब्ल्यू आया, उसने अपनी फीस का आधा फीस में एडमिशन ले रहा है। मतलब सोचो 60,000, पहले वो 60,000 एडमिशन, 60,000 फुल फीस, और फुल फीस में 30,000 में एडमिशन ले रहा है। बस में आगे, और कोटा में रहने के लिए 30,000 एक महीने का लोग रूम रेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो सोचो कितनी मतलब दयनीय स्थिति होगी। बस में आगे कि एक महीने के रहने के लिए कोई 30,000 मांग रहा है और कोई साल भर पढ़ाने का 30,000 मांग रहा है। बस में आगे तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए, कोरोना काल में 2 साल 2.5 साल बच्चा पढ़ा नहीं, ठीक है। जो अचानक निकला कि घर से बाहर निकलना है, रोज रोज मम्मी पापा को देख देख के थक चुके हैं, ठीक है, वो भी पढ़ो चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं। तो बच्चा बाहर निकला तो कोटा एक अच्छी जगह है, यहाँ पढ़ाई की है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इतने सारे लोगों ने जब मतलब एक तरह से रूम रेंट ज्यादा बोल दिया, जिसके चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स आए और फिर आके चले भी गए कि यहाँ तो बहुत महंगा है, और बहुत महंगा है, कोई कुछ भी मांग लेता है, जिसके चक्कर में धीरे धीरे निगेटिविटी भी बनी और समय के साथ धीरे धीरे नंबर ऑफ क्राउड या स्टूडेंट भी कम हो गए। और खासकर कोटा में जो पीडब्ल्यू वगैरह आए सब, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी लेकर आए जो कोटा में आने लायक ही नहीं थे। बस में आगे सोचो 30,000 में पढ़ाई अगर कोटा में हो रही है और 40,000 कोई गांव में मांग रहा है तो बच्चा क्या सोचे? इससे अच्छा कोटा ही जाकर पढ़ लेते हैं। बस में आगे इंडिविजुअल की फीस मेरी उस समय 65,000 थी, तो कोई सोचो केमिस्ट्री के लिए 65 मांग रहा है और कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए 30 मांग रहा है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो इसका तो वहां पहुंच गया। बस में इसमें आ गया है CW, उसका छोटा भाई, और वो कहता क्या है कि एक बेस फीस है 60,000 में आ जाओ। हाँ, CW कैरियर वेल, वो कहता 60,000 में आ जाओ, तो 60,000 में आ जाओ। तो सोचो कोई 65,000 केमिस्ट्री का मांग रहा है और 60,000 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ा रहा है, तो बच्चा कहाँ भागेगा? CW। तो सब लोगों ने आजकल गेम ही ऐसा बना दिया है कि यार पैसा गिराओ और बल्क बढ़ाओ, बस एक बैच में 250, 300, 500 पढ़ाओ, वो चलेगा, लेकिन लोगों को दिखाओ कि तुम फ्री में ये कम में पढ़ा रहे हो। और पेरेंट्स भी बड़े समझदार हैं, उनको लगता है कम में पढ़ाई हो रही है, बस ये भूल जाते हैं कि भाई 15 लाख में जाना है, तो हमको क्वालिटी चाहिए और कम बच्चों के साथ मेरे बच्चे को कोई पढ़ाए। लेकिन वो नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि 60,000 में पढ़ाई हो जाता है। पटना वगैरह पहुंच जाओ, कानपुर पहुंच जाओ, तो वहां 600, 700, 800 का बैच होता है, एक टीचर पढ़ाता है, ठीक है। नांदेड़ पहुंच जाओ तो नांदेड़ मैंने एक ऐसे बैचेज पढ़ाए हैं जैसे एक बैच में 450, 500 बच्चे पढ़ते थे, कोई पूछता ही नहीं था डाउट, टीचर आता था, कहानी सुनाता था, चला जाता था। वो 500 बच्चे हैं और कोई टीचर डाउट बताने लगे तो डाउट कैसे बताएगा? पटना में जब मैं था तो लगभग 250, 300 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक टीचर था, उसके पास एक बैच में लगभग 750 बच्चे थे और 750 बच्चों को पढ़ाता था। तो 750 बच्चों को सोचे एक साथ पढ़ाता था, और उसी ने मेरे को पटना बुलाया था कि सर आ जाओ और हम लोग कोचिंग खोलते हैं। मेरे साथ काम किया हुआ था और उसी के थ्रू कहीं को पटना गया था। तो मेरे से क्या बोलता था? मेरे से बोलता था कि सर 750 बच्चों को पहले दिन पढ़ाना है, तो इन सारे बच्चों को एक साथ तुम नहीं पढ़ा सकते हो, तो करो क्या? किसी एक बच्चे को लाओ और स्टेज पे लाके खूब जड़ दो। पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में क्या करो, किसी एक बच्चे को स्टेज पे बुलाओ और जितना मन करे उतना जड़ दो, मतलब मार दो। इसके डर में बाकी सारे बच्चे शांति से पढ़ लेंगे। बस में आगे मतलब एक को स्टेज पे बुलाने से, क्लास में 750 बच्चे एक साथ बैठे हैं और 750 बच्चे एक साथ बैठे हैं और किसी टीचर को पढ़ाना है और सोचे कोई हंसी मजाक से पढ़ाएगा तो क्लास चलेगी? तो क्लास को भी तो कहीं के मेंटेन करना है, और जो क्लास को मेंटेन करना तो कैसे मेंटेन होगा? डर का फैक्टर बढ़ाओ। बस में आगे तो डर का फैक्टर बढ़ाओ तो कैसे बढ़ेगा? क्लास में पहली बार कोई आया, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो खूब चिल्ला रहे होंगे, तो उन्हें किसी को पकड़ के बुला लो स्टेज पे और सामने सामने उसको खूब जड़ दो। तो ये जो सामने जड़ रहा होगा, पिट रहा होगा, तो 750 लोग देख रहे होंगे, तो अगली बार हिम्मत ही नहीं होगी कि सर के पास पहुंचे। पहुंच गया तो मैं भी जड़ा सकता हूँ तो इसके चक्कर में बच्चा डर जाता है। तो इसी स्ट्रेटेजी को लोग काम करते हैं, बड़े बड़े गेम मतलब बैचेस में पढ़ा लेते हैं। चलिए एनीहाउ, मतलब डर का फैक्टर बढ़ा लेते हैं, घुमा फिरा कर वो से बैच चल जाता है, ठीक है। मेरे वो नेचर में होता है बेटा, मेरे नेचर में मारपीट वाला कैरेक्टर थोड़ा कम रहा है, ठीक है, और इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, बच्चे वैसे ठीक ठाक पढ़ लेते हैं। चलिए ओवरऑल तो यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि जैसे मान लो कोटा में आए, आपने रूम देखा, रूम देखने पर रूम भी ठीक लगा, ठीक है, आपने रेंट भी पूछा और रेंट भी उसने लकीली ठीक ठाक बता दिया
यार 6,000 रूम है, ठीक है, और साथ में बिजली का रेंट है, ठीक है, जो भी बिजली का बिल आता है वो लगेगा, तो 6-7 हज़ार मतलब है क्या, नॉर्मल सा रेंट है, बस में 3-4 हज़ार खाने पीने का हो गया, तो 10-12 हज़ार में मेरा काम चल जाएगा, बस में आगे ये नॉर्मल सा लगता है। लेकिन कोई अगर मान लो कि छोटा सा रूम है, कहे कि 17,000 रुपया है रेंट, तो क्या बदमाशी है या नहीं है, बस में आगे तो 6,000 उसने मांगा, आपने बोला यार सब कुछ तो ठीक है, आपने रूम ले लिया। अब रूम ले लिया, अब आपने यहाँ पे देखा कि ये बेड लगा हुआ है, यहाँ देखा कि ये टेबल है, चेयर है, ऐसे बना हुआ है, इधर आपका टॉयलेट्स वगैरह है, सब कुछ ठीक था, बस में आप आराम से रहने लगे, यहाँ पे सोते भी रहे, यहाँ पढ़ाई भी करते रहे, ठीक है, 1-2 दिन निकल गया। लेकिन दिक्कत क्या आई, दिक्कत आई कि जहां ये टेबल लगा हुआ था यही खिड़की था, बस यही से रोशनी आती थी, और जो रोशनी आती थी जब यहाँ पढ़ाई करते थे तो पूरा देश दुनिया आपको दिखाई देता था, बस में आगे, और जो पूरा देश दुनिया दिखाई दे रहा है, अगल बगल कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, और जब कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा तो क्या कमरे को छोड़ दोगे, क्या करोगे, अब यही रीअरेंजमेंट है, यही क्या है, रीअरेंजमेंट है कि अब यहां से बेड उठेगा इधर जाएगा, और टेबल चेयर यहां से उठेगा इधर आएगा। बंद कर ले बेटा, लेकिन कभी ना कभी तो हवा लेने के लिए खोलेगा ना, और जब खोलेगा और कोई सुंदर कन्या गुजर रही है तो पता चला उसी को देखने में लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, उसी से बचने के लिए तो कर रहा है। बस में आगे तो मुंबई जैसे पॉश इलाके में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हो, बस में आगे, जिससे हवा भी अच्छे खासे आए, आवाज भी परेशान ना करे, और घर में छोटा सा बच्चा है, अब क्या करोगे, क्या उसको दरवाजा हमेशा बंद करोगे, तो प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चा है या प्रॉब्लम इस बच्चे को संभाल कर रखना है, बच्चे को संभाल कर रखना है। तो इसका एक तो तरीका क्या है, नॉर्मल लोग हमेशा खिड़की बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, यार कुछ मतलब जाए ही ना कि बच्चा उधर जाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, बस में आगे। लेकिन दूसरी संभावना क्या है कि आप उतने पॉश इलाके में उतने ऊपर वाले जगह पे रह रहे हो, इसलिए कि आप दरवाजा बंद करके रहो, नहीं आप वेंटिलेशन भी चाहते हो, तो वेंटिलेशन चाहते दरवाजा बंद क्यों करें, कुछ ऐसा करें कि बच्चा वहां तक पहुंच ना पाए। तो मुंबई में एक मेरा दोस्त था, ऐसे ही रहता था, वो अपने छोटे से बच्चे के पैर में रस्सी बांधकर उसे टेबल से बांध देता था कि जिससे कि बच्चा उसी रेडियस में घूमता रहे, और खिड़की खुली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के चीजों को मतलब बना लो। तो यहां तुमने क्या किया, टेबल को इधर कर दिया, चेयर को इधर कर दिया, बेड को इधर कर दिया, रीअरेंज हो गया नहीं हो गया, हो गया, मतलब आपको अब जगह को बदलने की जरूरत नहीं है। वही आपको अपनी लाइफ वाली कहानी यहां भी लगाना है, मतलब ABC कोई कंपाउंड है, कुछ भी ऐसा करना है कि अब ACB हो जाए, मतलब A का कनेक्शन B से है और B का कनेक्शन C से है। कुछ भी ऐसा करो कि A का कनेक्शन C से हो जाए और C का कनेक्शन B से हो जाए, मतलब सिग्मा इधर उधर हो जाए, इसे क्या बोलना है, रीअरेंजमेंट है। बस में आगे, तो फिर से दिमाग बैठाओ, पूरी ऑर्गेनिक में कितने रिएक्शन है, 4। पहला, मेरे नाम तो बोल दे, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा रीअरेंजमेंट। चलो बनाओ। सिग्मा 2 के फिर से सिग्मा 1 रहा है। हाँ लेकिन पोजीशन बदल गई ना, मतलब होगा वही, या तो सब्स्टिट्यूशन में विथ रीअरेंजमेंट होगा, ये एडिशन विथ रीअरेंजमेंट होगा, या तो एलिमिनेशन विथ रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये होगा इन्हीं में से कोई ना कोई। तो कभी कहेंगे सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट, कभी बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी बोलेंगे एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, कभी बोलेंगे एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। इस तरह एलिमिनेशन विथ रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब होगा वही, सिग्मा टूटेगा सिग्मा बनेगा, लेकिन पोजीशन बदल गई तो उसको क्या बोलोगे, विथ रीअरेंजमेंट। पाई टूटा सिग्मा बना, लेकिन पोजीशन बदल गई तो क्या होगा, विथ रीअरेंजमेंट। बस में आगे चलिए थोड़ा एग्जांपल समझा देते हैं। 11th क्लास का पहला चैप्टर कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने क्या लिया, मीथेन लिया, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराया लाइट की मौजूदगी में, और हमने CH3Cl बना लिया। हमने क्या लिया, हमने एक प्रोपीन लिया, इसी प्रोपीन का हमने क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया, ये HCl से रिएक्शन करा दिया, और HCl से रिएक्शन कराकर हमने कुछ इस तरह की स्पेसीज बना दिया। आगे दिखाएंगे कैसे बना, अभी तो देख ले कि बना ऐसे ले लिया, और इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन करा दिया, और ब्रोमीन का रिएक्शन करा के यहाँ C, यहाँ Br, यहाँ C, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ Br ऐसे बना दिया। हमने बेंजीन ले लिया, और बेंजीन को लेकर हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर क्लोरीन और साथ में AlCl3 डाला, और यहां से हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, ऐसा बना दिया। हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे 12th क्लास का चैप्टर ले लिया, 12th क्लास का चैप्टर ले लिया मिथाइल क्लोराइड, इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन कराया और इसके रिएक्शन से हमने CH3OH बना दिया। हमने अगला चैप्टर ले लिया अल्कोहल, इसके ऊपर हमने HCl का रिएक्शन करा दिया और HCl का रिएक्शन करके हमने ये बना दिया। हमने क्या किया, ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया और इसके थ्रू हमने ये बना दिया। हमने अल्कोहल चैप्टर ले लिया, इसके ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दिया और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराकर हमने ये बना दिया। हमने एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में चले गए और इसके ऊपर HCN का रिएक्शन करा दिया और HCN का रिएक्शन कराकर CH3C, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ CN बना दिया। हमने अमीन चैप्टर ले लिया और अमीन चैप्टर में इसके ऊपर हमने यहाँ पर NaNO2 HCl का रिएक्शन करा दिया और यहाँ से रिएक्शन करा के ऐसे कुछ बना दिया, मतलब हमने चैप्टर्स ले लिए। अब ध्यान से देखना, सारा खेल यही है। अभी मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं, बाद में बड़े बड़े एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन खेल यही है। सब्स्टिट्यूशन कैसे पहचानोगे, सिग्मा टेटे सिग्मा बने। एडिशन कैसे पहचानोगे, पाई टेटे सिग्मा बने। एलिमिनेशन कैसे पहचानोगे, सिग्मा टेटे पाई बने। रीअरेंजमेंट कैसे पहचानोगे, सिग्मा इधर उधर बदल जाए। इसी को अप्लाई करना है। सोच के बताइएगा, क्या ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है? इन्हीं में से कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा। अभी तक तीन बताओ, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है। हुआ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा टूटा है और कार्बन क्लोरीन का सिग्मा बना है। तो रिएक्शन है कौन सा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन है। पाई टूटा है, सिग्मा बना है, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो ये जो है ये कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, पाई टूटा है, सिग्मा बना है। तो दो पाई है तो दोनों टूट गया है, एक पाई है तो एक टूटा है, तो इसका तो ये जो है ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन। बस में ये क्या है, गुड, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा टूटा है और कार्बन क्लोरीन का सिग्मा बना है। तो इसका मतलब सिग्मा टूटा सिग्मा बना, रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। बस में सोचो कितना सिंपल सा रिएक्शन है। बस में आगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे बेटा, कैसे हुआ। अभी तक केवल मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चार रिएक्शन है, इन रिएक्शन को होना कैसे, यही मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। मैकेनिज्म रिएक्शन है क्या, कि आखिर कोई रिएक्शन हुआ, आखिर कोई यहां से यहां गया तो कैसे गया, ये यहां से यहां गया तो कैसे गया, यही मैकेनिज्म है। बस में आगे, लेकिन रिएक्शन यही है कि अगर इस पे ये डालोगे ये बना, ये किस तरह का रिएक्शन। बस में आगे, तो 11th क्लास से 12th क्लास में चले गए और इसको सोच लो, इसमें सोचो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। कार्बन क्लोरीन का सिग्मा टूटा और कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बना, तो सिग्मा टूटा सिग्मा बना, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है क्या, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा टूटा, कार्बन क्लोरीन का सिग्मा बना, ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, सिग्मा टूटा पाई बना और सिग्मा टूटा पाई बना मतलब है क्या, एलिमिनेशन। ये क्या है, सिग्मा टूटा पाई बना, ये है क्या, एलिमिनेशन। ये क्या है, पाई टूटा सिग्मा बना और जो पाई टूटा सिग्मा बना मतलब है क्या, ये एडिशन। ये क्या है, कहा CH2 ही आ गया क्या, सॉरी यहाँ पे OH आए, यहाँ पे OH आए। चले, तो NH2 हटा मतलब कार्बन क्लोरीन, कार्बन और नाइट्रोजन का सिग्मा टूटा और कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा आया, बनेगा क्या, सब्स्टिट्यूशन। यही तो रिएक्शन है। बस में आगे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ होने वाला है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होने वाला है। चल एग्जांपल बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े,
बच्चा यहां गलती करता है, वो सोचता क्या है कि पाई में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन पाई जितने हैं उतने ही यहां भी हैं। कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा टूटा है और कार्बन क्लोरीन का सिग्मा बना है, तो सिग्मा टूटा सिग्मा बना, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। चलिए इसको बना लो। आगे बढ़े, करो करो। रिएजेंट कितने तरह के होते हैं? रिएजेंट कितने तरह के हैं? 5। हाँ, मतलब उस सारे नाम थे 5, लेकिन या तो अमीर या तो गरीब, ये तो है। और कार्बन के ऊपर अटैक तो कोई न्यूक्लियोफाइल करेगा, कार्बन किसी गरीब को पैसा देगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। और कभी पोलैरिटी नहीं होगी तो फ्री रेडिकल, या तो कभी न्यूक्लियोफिलिक होगा या तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या तो फ्री रेडिकल होगा, ये तो होगा। चलिए अब सोचते हैं, पूरी ऑर्गेनिक में जितने चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर्स देख लिए हैं। सोचिएगा, यहां से ये तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। और सोच के बताओ, हमने क्या बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट। ये सब्सट्रेट अमीर है, गरीब है, ये पोलैरिटी नहीं है। और जो पोलैरिटी नहीं है तो कौन रिएजेंट अटैक करेगा? फ्री रेडिकल। तो इसलिए अल्केन का जितना भी चैप्टर पढ़ोगे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, इसीलिए लाइट के मौजूदगी में करेंगे। सोचो, अल्कीन अल्काइन का जो चैप्टर है ये अमीर या गरीब? अमीर, तो कौन अटैक करेगा? अमीर है तो कोई गरीब अटैक करेगा, गरीब का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए इसके जितने भी एडिशन पढ़ोगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम से पढ़ोगे। अगर कार्बन में कोई पोलैरिटी नहीं है तो कोई अमीर गरीब अटैक नहीं करेगा, और जो अमीर गरीब अटैक नहीं करेगा तो कौन करेगा? फ्री रेडिकल। तो इसलिए फ्री रेडिकल अटैक किया तो रिएक्शन कौन सा हो गया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें ये अमीर है तो कोई गरीब अटैक करेगा, तो जो गरीब अटैक करेगा तो गरीब का नाम इलेक्ट्रोफाइल, और एडिशन हो रहा है, इसलिए बोलना क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सोचो, अमीर या गरीब? अमीर। अमीर है, अब किसी गरीब का अटैक करेगा तो गरीब का नाम इलेक्ट्रोफाइल, और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या बोलना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस में आगे। तो जो पहले अटैक करता है उसके बेसिस पे नाम आता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ओवरऑल एडिशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फ्री रेडिकल अटैक किया, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बस में आगे। तो 11th क्लास में या तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, या फ्री रेडिकल एडिशन होगा। एंटी मार्कोनी कर्व आगे देखेंगे। 12th क्लास में जाओगे तो 12th क्लास में जाओगे, अब सोचना ये कार्बन अमीर या गरीब? वे कहा न्यूट्रल है, क्लोरीन से कनेक्टेड है। जो क्लोरीन से कनेक्टेड है तो कार्बन गरीब है। ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, कार्बन गरीब है। और जो कार्बन गरीब है तो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या बोलना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल हलाइड चैप्टर हो गया, अल्कोहल का चैप्टर हो गया। किस तरह का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह सिग्मा टूट के पाई वाले केस में आएगा, ये हो गया एलिमिनेशन। इसमें आगे देखेंगे E1 E2 ये सब नाम आएंगे। नहीं, न्यूक्लियोफिल एलिमिनेशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन अलग। बस में आगे। चलिए इसको सोचो, कार्बन अमीर या गरीब? गरीब। अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और एडिशन हो रहा है तो नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो होगा। कार्बन अमीर या गरीब? गरीब। अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बोलना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बनने वाला है।
बस में आगे। तो ऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल है, बस आपको अमीर गरीब एक बार समझ में आ गया तो रिएक्शन समझ में आ गया, बस में आगे। लेकिन अमीर गरीब समझ में नहीं आया, फिर कहीं ना कहीं रटते रहोगे और पता ही नहीं चलता है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। बस में आगे। तो सिग्मा टूटे सिग्मा बने, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। पाई टूटे सिग्मा बने, रिएक्शन एडिशन। सिग्मा टूटे पाई बने, रिएक्शन एलिमिनेशन। और सिग्मा इधर उधर हो जाए मतलब रिअरेंजमेंट। कोई दिक्कत? चलिए अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। सोचिएगा, अगर मान लो हमने एक अल्कीन ये लिया और इसके ऊपर HCl का रिएक्शन कराया, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाया वो ये बनाया। हमने ये अल्कीन लिया, HCl का रिएक्शन कराया और ये बनाया। तो पहले तो ये सोचो कि सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है? एडिशन है। पाई टूटा है, सिग्मा बना है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्लोरीन यहां पे आ रहा है। क्लोरीन कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो हुआ क्या होगा? रीअरेंजमेंट। मतलब हुआ क्या होगा? पाई ने अटैक किया होगा, कार्बोकेटाइन बना होगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई होगी, नया कार्बोकेटाइन बना होगा, Cl ने बॉन्ड बना दिया होगा। तो रीअरेंजमेंट आपने एक ही का तो पढ़ा है। किसका पढ़ा है? कार्बोकेटाइन का। तो या तो कार्बोकेटाइन बना होगा और तभी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो पाई टूटा सिग्मा बना, लेकिन जहां पाई था वहां नहीं बना, कहीं और बना। तो क्या बोलना है? रीअरेंजमेंट है। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे होता और इसके ऊपर HCl का रिएक्शन कराते और हम ये बना लेते। तो H यहां जुड़ गया, Cl यहां जुड़ गया, ये बन गया। तो एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट और ये एडिशन है विथ रीअरेंजमेंट। उसमें आगे क्वेश्चन ऐसे हो गया कि ये तुमने यहाँ क्लोरीन लिया, यहाँ NaOH का रिएक्शन कराया और यहाँ से रिएक्शन करा के तुमने ये बना दिया। ये है क्या? सब्स्टिट्यूशन है। जहां टूटा वही बना, मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे होता कि यहाँ तुम्हारा मान लो Cl है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ वाटर का रिएक्शन है और तुमने चीजें कुछ ऐसे बनाया। तो टूटा यहां लेकिन बना यहां, टूटा यहां लेकिन बना यहां। इसको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट। कभी होगा एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी होगा एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, कभी होगा सब्स्टिट्यूशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी होगा सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट, कभी होगा एलिमिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी होगा एलिमिनेशन विथ रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो ऐसे दे दिया था मैंने और ऐसे देके इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया, हीट करा दिया और तुमने ये बना दिया। तो यहीं से HCl निकला है और निकल के बन गया है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दिया होता, ऐसे बना दिया होता और यहां से अगर हमने अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराया होता, हीट किया होता और यहां से कुछ ऐसे बनाया होता, इसका मतलब यहां तक कार्बन पे एक ही मिथाइल है, लेकिन यहाँ के कार्बन में 2 मिथाइल है, यहाँ के कार्बन 3 मिथाइल है और यहाँ के कार्बन 2 मिथाइल है। तो हुआ क्या है? यही से मिथाइल की शिफ्टिंग हुई होगी। तो कहीं ना कहीं Cl हटा होगा, कार्बोकेटाइन बना होगा, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई होगी, नया कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर प्रोटॉन निकल गया होगा, डबल बॉन्ड बन गया होगा। मतलब क्या है? एलिमिनेशन विथ रीअरेंजमेंट। तो कभी होगा एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी होगा एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, कभी होगा सब्स्टिट्यूशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी होगा सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट, कभी होगा एलिमिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट, कभी होगा एलिमिनेशन विथ रीअरेंजमेंट। मतलब रीअरेंजमेंट इन्हीं में होगा। और जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा, जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां क्या होगा? रीअरेंजमेंट। या हो सकता है रीअरेंजमेंट, हो सकता है रीअरेंजमेंट। मतलब कार्बोकेटाइन के पास ही स्पेशल टेंडेंसी है जहां रीअरेंजमेंट होने वाला है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे? तो आज की क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या पढ़ाया? बेसिक क्या क्या टर्म यूज होते हैं, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। सबस्ट्रेट है तो किस तरह का रिएक्शन देगा, कैसे कैसे एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, वो सारा तुमने देखा टर्म। अब नेक्स्ट क्लास में जो चलेंगे वो किसका रिएक्शन है? रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। बस में आगे। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि IIT एडवांस में अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं और इसी साल 2025 की बात करें कि 25 में अगर ऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन आए जिसमें 11 क्वेश्चन किसके थे? केवल रिएक्शन के थे। और 11 क्वेश्चन केवल रिएक्शन के थे तो इसका मतलब है क्या? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर रिएक्शन सीखना है तो क्या करना है? रेगुलर क्लास करना है। बस में आगे। अगर आप क्लास नहीं छोड़ोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप और मतलब क्लास छोड़ोगे, बस में आगे, तो चैप्टर का कनेक्शन बहुत ज्यादा है
और खासकर एडवांस में करता क्या है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे छठा, ऐसे बहुत मिलाया जाता है। बस में आगे तो गलती से बीच का कोई भी एक कनेक्टिंग लिंक आपके दिमाग में नहीं है तो होगा क्या, पूरा क्वेश्चन गया। बस में आगे तो ऑर्गेनिक में कुछ लिमिटेड रिएक्शन है, उन्हीं को दिमाग में बैठाना है। तो केवल एक ही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि बस ओसी वाली जो क्लासेस है, इस क्लासेस को छोड़िएगा नहीं। बस में आगे जैसे कि प्रॉपर तरीके से आप थ्योरी सीख पाओ, जो हम क्वेश्चन दें उन क्वेश्चन को लगा पाओ और सही तरीके से चीजों को सीख पाओ। बस में आगे चलिए ये वाली क्लास ये भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे अल्कीन अल्काइन का केमिकल रिएक्शन। ठीक है।